अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। हम एचईसी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बना रहे हैं जिसमें हम ये ट्राई कर रहे हैं कि एचईसी का सिलेबस उसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं हम उनको एक्सक्लूसिवली कवर कर लें। आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह एचईसी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें कवर हो जाएगा। इसमें ज कुछ क्वेश्चन्स हम सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसी से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बन जाएँगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास आज 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या है? एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर हम उसे ट्रायंगल कहते हैं। अब उसके टाइप्स कितने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स द ट्रायंगल्स हैव 3 टाइप्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें तमाम साइड्स बराबर हों एक ट्रायंगल के, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक XYZ ट्रायंगल है, इसमें साइड A इज इक्वल टू साइड B इज इक्वल टू साइड C। इस तरह के ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर हमारे पास दो साइड इसके बराबर हों, A इज इक्वल टू C और वो अनइक्वल हो B के, मतलब एक साइड बराबर ना हो, C और A साइड्स बराबर हैं, तो इस तरह के ट्रायंगल के जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं और एक साइड अनइक्वल होता है उनके, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। लास्ट में हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है। इस तरह ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स अनइक्वल हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं ट्रायंगल्स के। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इस तरह ट्रायंगल जिसमें तमाम एंगल्स एक्यूट हों। एक्यूट कौन सा एंगल होता है? इस तरह एंगल जो कि 90 से कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है XYZ, इसे हम लिख लेते हैं, इसके तमाम एंगल्स 60 डिग्री के बराबर हैं, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गया। इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एक ट्रायंगल के में जो एक एंगल होता है वो 90 के बराबर हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो ये 90 डिग्री के बराबर है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस तरह ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल ट्रायंगल ABC है, उसमें एंगल B 105 डिग्री के बराबर है, तो इस तरह ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब आते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देखते हैं कि ट्रायंगल जब हमारे पास दो ट्रायंगल दिए जाएं तो वो कब सिमिलर हो सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया के तहत वो सिमिलर कहलाएंगे। तो इस तरह हमारे पास 3 क्राइटेरिया है: एंगल 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 क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड एंड लास्ट में साइड 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 क्राइटेरिया। अब इसका मतलब क्या है? एंगल 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 क्राइटेरिया के तहत अगर दो ट्रायंगल्स आपको दिए जाएं, एक ट्रायंगल ABC और DEF है, तो ये तब सिमिलर होंगे जब हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तीनों बराबर हों, तो इस तरह के ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। ट्रायंगल का साइन ये है, इस तरह लिखते हैं, और सिमिलरिटी के लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसका करस्पॉन्डिंग सपोज ए एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल D है, ये बराबर है, और इसी तरह B का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है E के साथ बराबर है, डेफिनेटली C और F तो बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल वो 180 के बराबर होते हैं। तो अगर दो एंगल्स बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी डेफिनेटली बराबर होगा। तो इस तरह के क्राइटेरिया को हम एंगल 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 क्राइटेरिया कहेंगे। इससे फिर हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह बनेंगे हम उसका देख लेंगे नेक्स्ट कि क्वेश्चंस वो हमारे पास किस तरह बनाएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होता है। अगर दो ट्राइंगल्स हो उसमें आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स का और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होता है उन वो सेम हो, तो फिर हम उसे साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया के तहत हम उसे सिमिलर ट्राइंगल्स कहेंगे। क्या मतलब इसका? लेट सपोज ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई है, सही है, तो ए बी रेशो एक्स वाई ये बराबर होगा, और बी सी का रेशो बी सी दिस करस्पॉन्डिंग साइड इज ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग है, तो बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू वाई जेड, इन दोनों का रेशो ये बराबर होंगे। और उसके बाद आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है एक उनके दरमियान, ये दो साइड्स हैं, इनके बीच इंक्लूडेड एंगल ये वाला है। तो ये एंगल्स जब बराबर होते हैं ये और ये इंक्लूडेड दो साइड्स जो हम ले रहे हैं उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है अगर वो बराबर हो जाए और इन साइड्स का रेशो सेम हो जाए, तो इस क्राइटेरिया के तहत हम उन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल
एक्स वाई जेड, ये दोनों आप सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए। कौन से क्राइटेरिया के तहत? SAS क्राइटेरिया के तहत। और लास्ट में साइड 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 क्राइटेरिया है। इसमें अगर आपके पास तीनों साइड्स का जो रेशो है वो बराबर आ जाए, फॉर एग्जांपल अब AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो XY है, ये XY साइड है, तो AB रेशो XY ये बराबर होगा AC रेशो XZ, ये दोनों साइड्स आपके पास करस्पॉन्डिंग है। और लास्ट में आपके पास BC और YZ इनका रेशो जब सेम होगा तो इस तरह के ट्राइंगल्स को हम SSS यानी साइड 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 क्राइटेरिया के तहत हम उन्हें सिमिलर ट्राइंगल्स कहेंगे। इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि इससे क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, और कुछ थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थ्योरम हम पढ़ेंगे और इसके बेस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम देखेंगे। और सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इस तरह ये थ्योरम हम देखेंगे, इसका एप्लीकेशन और क्वेश्चंस देखेंगे। और लास्ट में अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम हम देखेंगे और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस। हमने जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया है उससे हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं इस तरह हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट में दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करके दिए होंगे, आपसे ये पूछेगा कि अननोन वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास आएगी। नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे तो आपने करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना होगा। अब हम रेशो ले लेंगे 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6। हम यूनिट्स कैलकुलेशन में इग्नोर कर देंगे, फाइनल आंसर में लिख देंगे। तो यहाँ पर 12x आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये 60 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 5 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि हमने सिंपली इसमें जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसका फार्मूला हमने डाल दिया और आंसर हमारे पास आ गया। इस तरह के ट्राइंगल्स मुख्तलिफ आपको दे देंगे, उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्वेश्चन को, तो आपने उसी के मुताबिक क्राइटेरिया अप्लाई कर देना है और आपने आंसर फाइंड करना है। और इसके बाद हम 2-3 थ्योरम्स देख लेते हैं, उन थ्योरम्स की मदद से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड it divides the two other sides in equal proportion। क्या मतलब है? लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है XYZ, इसमें ये YZ के पैरेलल एक लाइन है हमारे पास, लेट सपोज DE एक लाइन है, सही है। ये पैरेलल है किसके साथ? YZ के साथ। तो ये वाला लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में काट देगा। यहाँ पर लिखा है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन इस साइड के साथ पैरेलल हो गई तो इट डिवाइड्स द टू अदर साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में काट देगा। इसका क्या मतलब हो गया? यानी आपके पास XD रेशो DY इक्वल्स टू XE रेशो EZ, यानी XD का रेशो और XD और DY का रेशो बराबर होगा XE और YZ के रेशो के बराबर। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि XY रेशो XD इज इक्वल टू XZ रेशो XE, इस तरह भी आप लिख सकते हो। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब हम इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको HEC टेस्ट में आपके पास एक ग्राफ बनाया होगा, उसमें कुछ अननोन वैल्यूज होंगे, आपने इसी थ्योरम की मदद से आपने उनको ये वैल्यूज कैलकुलेट करके देनी है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेसिस पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये दिया गया है कि एक ABC ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, उसमें DE इज पैरेलल टू BC, दिस DE इज पैरेलल टू BC। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट कर दें, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड कर दें। तो इसी तरह का क्वेश्चन HEC में दे सकता है। इसी तरह ट्राइंगल ड्रॉ किया होगा, लिखा होगा कि x की वैल्यू क्या है, नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे तो आप उन ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो देख लेते हैं, हमारे पास ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से क्वेश्चन है। इन दोनों साइड्स का रेशो और इन दोनों साइड्स का रेशो सेम होगा, क्योंकि ये इस तरह लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों साइड्स को ये इक्वल प्रोपोर्शन में काटेगा। तो हम देख लेते हैं x रेशो x-2 इस साइड का और इस साइड का रेशो बराबर होगा किसके पास? x+2 और डिवाइडेड बाय x-1। इन दोनों साइड्स का रेशो और इन दोनों साइड्स का रेशो सेम आएगा। तो हम इससे आगे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई बाय x-1 इस तरह और इस तरह इक्वल्स x-2 इंटू x+2। अब देख लेते हैं, ये इसका आ जाएगा x² - x
और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, यानी एक्स इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 4 बन गई। सही है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। आपको इसी तरह का एक ट्राइंगल दिया होगा, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज होगा, तो आपने उसमें जो थ्योरम हमने पढ़ा है उसके रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला थ्योरम है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स आर इक्वल। एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल, एक अपोजिट एंगल्स ऑफ जो आइसोसेल ट्राइंगल हैं वो आपके पास मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। एक आइसोसेल ट्राइंगल हमने पढ़ लिया, वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं और एक साइड उसका अनइक्वल होता है। अब लेट सपोज ये दोनों साइड्स हैं, साइड ए बी एंड साइड बी, इन दोनों का लेंथ ए के बराबर है। सही है, ये दोनों बराबर है, तो अब इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ये एंगल बी एंड एंगल सी, ये बराबर होंगे। अब इससे भी क्वेश्चंस हमारे पास दे सकता है, आपको HEC टेस्ट में एक ट्राइंगल दे देगा और लिखा होगा कि इसमें से दो साइड्स आपके पास बराबर हैं। यहाँ पर लिखा होगा 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर लिखा होगा। अब हमसे कहेगा कि ये एंगल आपके पास लेट सपोज 35 डिग्री के बराबर है फॉर एग्जांपल। तो ये 35 डिग्री के बराबर है, इस एंगल का आप वैल्यू फाइंड करके दे दें। तो आप सिंपली यहाँ पर इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि जो अपोजिट साइड ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल, अभी आइसोसेल ट्राइंगल क्योंकि इनके दो साइड्स बराबर हैं, ये साइड। अब चूंकि ये 35 के बराबर है तो डेफिनेटली ये भी 35 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास ज्योमेट्री से बन सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं सर्कल के। एक सर्कल में आपके पास रेडियस हो सकता है, इसमें सेंटर से जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल होगा उससे लेकर सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लें, उससे आपके पास रेडियस बनता है। सही है, रेडियस कहेंगे। और ऐसा लाइन जो बिल्कुल सेंटर से पास करता है और दो पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस वो कनेक्ट करता है, तो उसको हम डायमीटर कहेंगे, डायमीटर। और इसी तरह अगर सेंटर से पास ना हो, कहीं और से पास हो जाए, तो उस तरह के लाइन सेगमेंट को, ये फॉर एग्जांपल अब ये लेट्स सपोज को हम ए बी नेम दे देते हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी विल बी द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ये कॉर्ड है। सही है, और कॉर्ड से आपके पास क्या बनते हैं, कॉर्ड जब आप बनाते हैं तो इससे एक माइनर सेगमेंट बनता है। ये देखें, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, इस पूरे रीजन को हम सेगमेंट कहेंगे। और ये जो है आपके पास मेजर सेगमेंट बनेगा, मेजर सेगमेंट। सही है, और आपके पास जो डायमीटर होता है वो एक सर्कल को हाफ ऑफ द सर्कल में डिवाइड करता है। सही है, और ये रेडियस हो गया आपके पास, ये डायमीटर है। और एक और है आपके पास टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को सर्कमफेरेंस पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट पर सिर्फ एक जगह पर टच करा है, तो दिस इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। ये आपके पास टेंजेंट बन गया, ये टेंजेंट है। सही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम एक दो थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये आपके पास एक सर्कल है। सही है, इसमें आप ये पॉइंट ले लें, यहाँ से ये रेडियस बन जाता है। सही है, ये इसका सेंटर ओ है। अब एक टेंजेंट जहां पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस के साथ जब करेगा, इसमें जो भी एंगल बनेगा वो आपके पास हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये आपके पास थ्योरम कहता है। अब ये जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना हमसे प्रूफ्स पूछे जाएंगे। हमने बस सिंपली थ्योरम याद करना है और उस थ्योरम की बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देख लें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी आपके पास रेडियस के साथ इस पॉइंट पे ये टेंजेंट कांटेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल 90 बनेगा। सही है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप सवाल किस तरह हल करेंगे। थ्योरम जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आपके पास एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि रेडियस की वैल्यू फाइंड कर दें। तो हमने पढ़ा कि अगर एक टेंजेंट रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हो तो वो वहां पर 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसको हम 90 कर देंगे। बस इसी थ्योरम का कमाल है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ बचता ही नहीं है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल जब आपके पास बन जाता है तो उसमें आप सिंपली एक अननोन साइड के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें
पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपके पास हाइपोटेन्यूज 25 है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे। परपेंडिकुलर आपके पास है परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, प्लस बी स्क्वायर, यानी हमारे पास रेडियस है, हम उसको आर से शो कर देंगे। रेडियस हमें नहीं पता और बेस हमारे पास 24 का स्क्वायर ले लेंगे। 25 का स्क्वायर लेंगे 625 आ जाएगा इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 576। यहाँ से आर स्क्वायर बन जाएगा 625 माइनस 574 576 दिस इक्वल्स 625 माइनस 576 ये बन जाएगा आपके पास 51 बच जाएगा। आर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू रूट 51 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आर की वैल्यू बन जाएगी रूट 51 सेंटीमीटर। इस तरह आपने रेडियस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ हम यहाँ पर रिलेट करेंगे और हम डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। 9th क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, उसी से हमारे पास एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, और इसमें हम बाय कन्वेंशन इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव वाई और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस हम ले लेते हैं, और इसमें फिर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ये सबसे पहले रेने डेकार्ट्स ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसका काफ़ी यूज़ है मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के अंदर। अब एक पॉइंट हम किस तरह लोकेट करते हैं। लेट सपोज एक पॉइंट पी है, इसके हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब इनका क्या मतलब है, मतलब ये पॉइंट पी इस प्लेन में मौजूद है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो वो ये वाली डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस से दूर है, ये ओरिजिन से ये जो एक्स कोऑर्डिनेट ये आपको बताएगा कि ये प्लेन का ये जो पॉइंट जो प्लेन में मौजूद है ये कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ओरिजिन से दूर है। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट आपको ये वाई वाला ये वाला डिस्टेंस आपको बता देगा। सही है, इस तरह हम एक पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला किस तरह हम लिखते हैं। सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला हम सीख लेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस ये इतने पॉइंट्स होते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं इसको, ये जो आपके पास क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं एक्स और वाई की, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और आपके पास क्वाड्रेंट 4 है। सही है, अब इस क्वाड्रेंट नंबर 1 में आप देख रहे हैं आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसमें आपके पास एक एक्स नेगेटिव कोऑर्डिनेट है और ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स आपके पास पॉजिटिव है और वाई आपके पास नेगेटिव है। डिस्टेंस फार्मूला, अगर आपके पास एक प्लेन में दो पॉइंट्स हो तो उसके बीच में हम डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं। अब ये आपके पास पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। सही है, अब हम ये डिस्टेंस P और Q के बीच में हम ये डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे। तो आप P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1। सही है, और Q पॉइंट्स के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 और y2 होंगे। सही है, अब ये यहाँ से आप देख लें, ये आपके पास ये x1 कोऑर्डिनेट है और इसका y1 कोऑर्डिनेट है। इसी तरह ये आप देख लेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट Q के, ये इसके x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है, इसको हम x2 और y2 से लिखेंगे। तो अब हम इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको किस तरह फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ से इन दोनों को मिला दें, ये इस तरह आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सही है, अब आपको पता है x1 भी पता है, आपको y1 भी पता है, x2 भी पता है और y2 भी पता है, तो आप सिंपली इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, आप देखें ये वाला डिस्टेंस जो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x1 है, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 बन जाएगी। इसी तरह आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो है ये y1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास y2 है, तो ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा आपके पास y2 माइनस y1। सही है, अब आपके पास जब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 बन जाएगा, तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। वही पैथागोरस थ्योरम आप इसमें अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लेट सपोज हम उसको x कर देंगे, x हमें पता नहीं है, ये x का स्क्वायर अभी फिलहाल हमें पता नहीं है। बेस इसका क्या है, ये वाला इसका बेस, और इसको हमने फाइंड कर दिया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और लास्ट में प्लस आपके पास है परपेंडिकुलर ये वाला, और इसकी वैल्यू है y2 माइनस y1, और इन दोनों का स्क्वायर्स भी लेंगे, सही है। x2 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनकी हमने वैल्यूज पुट कर दें तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू रूट, और रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला बन गया, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे। अब आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, और आप उसके लिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में आप उन्हें डिस्टेंस फाइंड करके देंगे। देख लेते हैं। अब एचईसी में इस तरह का आपको क्वेश्चन दे सकता है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड करें, और नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आप करेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास पॉइंट पी और पॉइंट क्यू मौजूद है, आपने इनके बीच डिस्टेंस मालूम करनी है, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो p और q का है, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपके पास x2 की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 2 है, x1 आपके पास यहाँ पर -3 है, y2 आपके पास 5 है, और यहाँ पर y1 ये 2 है आपके पास। ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे, x2 आपके पास है 2, ये x2 आपके पास, और x1 आपके पास यहाँ पर -3 है, फिर -3 कर देंगे, और ये स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y2 आपके पास 5 है, और y1 आपके पास 2 है, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 प्लस 9 इक्वल टू 34। तो आपके पास जो पी क्यू डिस्टेंस आ गई वो √34 सेंटीमीटर है, सही है। इस तरह आप मुख्तलिफ क्वेश्चन जो डिस्टेंस फार्मूला की बेसिस पर आ सकते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। 9th और 10th के सिलेबस में ही आपके पास सर्कल्स और ट्राइंगल्स और कुछ पोर्शन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें ये डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास मेन चीज़ बन जाता है। तो इंशाल्लाह एचईसी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स के ऊपर किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।